वी वर स्टडिंग कि क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं अलग अलग मेथड्स की, और मेथड्स में क्या है। तो वी हैव स्टडीड द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यूज में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमको देखना चाहिए कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है। समझिए, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपसे नहीं बात की जाएगी, डायरेक्ट जो रिस्पोंडेंट है उससे बात नहीं करते। क्या यहां पर इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से बात करता है? तो नहीं करता। यहां इन्वेस्टिगेटर किससे बात करता है? किसी भी ऐसे बंदे से जो इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट से बात करता है जो इंफॉर्मेशन रखता है रिस्पोंडेंट की। ठीक है, अलग अलग तरह के नाम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Indirect oral investigation is a method by which information is obtained not from the person regarding whom information is needed. जिसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए उससे आप नहीं ले रहे। अब इस केस में जो आपका इंफॉर्मेंट है वही आपके लिए रिस्पोंडेंट बन जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको। तो मैं आपके बारे में डेटा मुझे कलेक्ट करना है, लेकिन मैं किसी और से करूं तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाएगा। ऑलराइट, बोला इट इज कलेक्टेड ओरली। देखो, इनडायरेक्ट के अलावा ओरल वर्ड भी है, तो साफ बात पता पड़ती है कि ये ओरली कलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, मतलब पूछताछ करके ओरली कलेक्ट किया होगा फ्रॉम द पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पजेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों से हम सोचते हैं कि जिनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, वो लोगों से ये इन्फॉर्मेशन ओरली कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, बोला दीज अदर पर्सन आर नोन एज विटनेसेस। इनको आप विटनेस बोल सकते हो, इन्फॉर्मेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये होते हैं विटनेस। आगे बढ़ते हैं। ये मेथड कहां सुटेबल दिखते हैं? ये तब ज्यादा अच्छा है जब बहुत बड़ा रिलेटिवली लार्ज एरिया है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा है। जैसे आपकी पूरे स्कूल का डेटा कलेक्ट करना है तो मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आपकी क्लास टीचर से पता किया जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैं बोलूँ कि मेरे को हर क्लास का डेटा चाहिए और डायरेक्टली मैंने क्लास टीचर से ले लिया कि किस बच्चे के कितने मार्क्स है, कौन से एग्जाम है। तो डेटा प्राइमरी डेटा ही है, पहली बार सोर्स से कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं किसी से इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रहा हूं तो इनडायरेक्ट होने की वजह से मैं ज्यादा एरिया को कवर कर सकता हूं। आगे बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट। जब उस कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं? हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे मैं, अगर तुम लोग अब घर पे हो तो डायरेक्ट बात नहीं हो सकती हर एक से, सब स्कूल में होते तो बात हो जाती। तो ऐसे केस में भी क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। अब पता ही नहीं पड़ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं, और आप बोल रहे हो मेरे को पता ही नहीं मार्क्स कितने हैं, मेरे को याद नहीं है, या ऐसा कुछ, या मेरी मार्कशीट खो गई। इस तरह के केस में जब आप इग्नोरेंट हैं या जब आप इलिटरेट हैं, जब आप इंफॉर्मेशन को दे नहीं सकते डायरेक्टली, तो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट विल हैपन, हम लोग ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे कहां से? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के तरीके से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है, इन्वेस्टिगेशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। सर ऐसा कब होता है जनरली? जैसे मान लीजिए लेट्स से मैं इकोनॉमी की क्या हालत है उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। अब ये डेटा अगर मैं कलेक्ट करूं आपसे तो आप शायद ढंग से नहीं बता पाएंगे, लेकिन यही डेटा मैं कलेक्ट करूं किसी एक्सपर्ट से, किसी इकोनॉमिस्ट से, तो वो सही से बता देगा। सो कभी कभी इन्वेस्टिगेशन इतना कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में कि सिर्फ एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो इस केस में हम आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट से लेते हैं। ठीक है सर, जनरली ये गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कमिटीज एंड कमीशंस इस चीज का यूज करती है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी मान लीजिए फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए फार्मर लीडर्स से बात करी। किससे बात करी? फार्मर लीडर्स से। तो फार्मर लीडर्स क्या बता रहे हैं कि फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है। अब क्या है ना कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इतना ह्यूज है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है, फार्मर्स अलग अलग रीजन से हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, बहुत सारे उसमें इलिटरेट हैं,
इस तरह के सिनेरियो में क्या हो रहा है, फार्मर लीडर्स इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, जो फार्मर्स फील करते हैं वो बात वो बता रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. तो करंट फार्मर प्रोटेस्ट के हिसाब से मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दिया. देखिए जरा मेरिट्स, क्या फायदे हैं इसके, क्या कोई फायदा है? यस, देयर आर बेनिफिट्स. पहला है वाइड कवरेज, बड़े एरियाओं को कवर कर सकते हो. पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप सिर्फ बहुत ही छोटे एरिया को कवर कर सकते हो. लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे डेटा आप लोगों से पूछ करके कलेक्ट कर रहे हो. जैसे हमें यहाँ पे अलग अलग फार्मर्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कॉस्ट कम लगेगी. सिर्फ फार्मर लीडर के पास चले गए, वहां से डेटा ले लिया. एक्सपर्ट से बात करते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है. मैंने बताया ना आपको, इस मेथड में क्या होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि सिर्फ एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. तो जब आप एक्सपर्ट का इस्तेमाल करोगे तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिलेगा ना. दैट इज अ गुड थिंग. फ्री फ्रॉम बायस, यहां आपकी पर्सनल बायस नहीं होती. अब समझिए, यहां पे विटनेस की पर्सनल बायस हो सकती है. विटनेस कैन बी बायस्ड. तो ये इसकी एक डीमेरिट हो गई, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. नेक्स्ट है, इट इज दिस मेथड इज सिंपल. अब सिंपल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा कलेक्शन इज इजी. क्यों? क्योंकि आपको बस एक बंदे के पास जाकर के वहां से डेटा कलेक्ट कर लेना. सो इट इज रिलेटिवली सिंपल एज वेल. ये सारे फायदे हैं, ये सारे मेरिट्स हैं किसके, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के. अब डीमेरिट्स की बात करते हैं. देयर आर सम डीमेरिट्स व्हिच आर एज अंडर. पहला है लेस एक्यूरेट, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फार्मर से नहीं ले रहे, फार्मर लीडर से ले रहे हो एक तरह से, तो इंफॉर्मेशन एकदम सही तो नहीं होगी ना. फार्मर लीडर्स उसमें अपना वो भी देखेंगे कि उनको क्या फायदा हो रहा है, या उनको जो कोर एरियाज उनको लगते हैं वो वही बोलेंगे. तो इनएक्यूरेट डेटा होगा, बायस्ड होगा. क्यों बायस्ड होगा? मैंने बताया आपको, विटनेस कैन बी बायस्ड. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस. और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा वो डाउटफुल निकल सकता है. क्यों? क्योंकि पहले से ही विटनेस ने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रखा होगा जिसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे मैं पूछता हूं कि ये फला फला बच्चा है, ये कितना अच्छा है पढ़ाई में, और मैं जिससे पूछ रहा हूं उस क्लास टीचर से आपने कल ही बदतमीजी करी है. अब बताइए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है, वो अच्छी नहीं होगी, उससे डाउटफुल कंक्लूजन निकलेंगे. दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस. विटनेस ने केयरलेसनेस दिखाई, विटनेस ने सोचा कि चलो उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी मुझे अभी जरूरी लग रही है, या जिससे मेरा काम बन जाए. तो इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, कंक्लूजन्स कैन बी डाउटफुल. ये इसके डिमेरिट्स हैं, लेकिन ये ओवरऑल एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कम पैसे में लेस एक्सपेंसिव में वाइड कवरेज के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है और सिंपली करेक्ट हो जाता है. बात ये सर कैसे फर्क पड़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में? बच्चों साफ साफ फर्क है. फर्क क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में एक थर्ड पार्टी और जुड़ जाती है स्कूल में, विटनेस, और मेन डेटा वहीं से कलेक्ट हो रहा होता है. तो उससे डेटा की करेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़ जाता है. देखते हैं जरा. In the case of direct personal investigation, the investigator establishes direct contact with the respondents. यहाँ तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होगा तो यहाँ पर कांटेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन अदर देन दोज अबाउट हुम इंफॉर्मेशन इज सॉट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है उसके अलावा किसी से बात कर रहे हो. तो फर्स्ट डिफरेंस इज व्हाट, आप ये हेडिंग्स लिख लीजिए. फर्स्ट डिफरेंस इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. ठीक है सर. Next, direct personal investigation is generally possible when the field of investigation is small. Direct वाले में क्या, small field of investigation, और indirect oral investigation तो तब भी possible है जब छोटा हो field of investigation, और field of investigation बड़ा होगा तब भी ये possible है. Indirect oral investigation is generally preferred when the field of investigation is relatively large. जो field of investigation कैसा हो, large हो, तब ये ज्यादातर प्रेफर किया जाता है. ठीक है. तो हाँ, जो सेकंड पॉइंट हो गया वो हो गया फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
अगर लार्ज होगा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन, अगर स्मॉल होगा तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ज्यादा अच्छा है। थर्ड डिफरेंस देखते हैं। भाई क्या है ना कि अगर आप तो आपको पता होना चाहिए कि जिस एरिया में आप जा रहे हो वहां पे लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर क्या है, कल्चरल हैबिट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। तो इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज, खासकर लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर भी एंड कल्चरल हैबिट्स। जैसे आप कहीं जाते हैं तो पहले बोलते हैं नमस्ते या और कोई सैल्यूटेशन, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ कल्चरल हैबिट। तो अगर जिस एरिया में आप जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिस पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हैं डेटा के लिए डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में, उसकी आपको लैंग्वेज और कल्चरल हैबिट पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन में जरूरी नहीं है। तो मैं बोलता हूं थर्ड पॉइंट हो गया लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट्स। और लास्ट डिफरेंस जो हम देख सकते हैं वो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज थोड़ा चीपर, इकोनॉमिक। सो हम बोल सकते हैं कॉस्टली या इकोनॉमिक, ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीका हो गया जिससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है बच्चों, तो सारे पॉइंट्स एक बार फिर से बता देता हूं जिससे आप उनको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहां होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता बिल्कुल भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में। सेकंड पॉइंट इज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लार्ज होगा तो डायरेक्ट, अगर स्मॉल होगा तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लार्ज होगा तो इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन, और स्मॉल होगा तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट के बारे में आपको पता है अच्छे से, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए। या आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना है तो लैंग्वेज और जो कल्चरल हैबिट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो। और लास्ट पॉइंट है कि अगर इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन है तो सस्ता पड़ेगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। भाई तीन तरीके थे अपने इंटरव्यू मेथड में। तीसरा तरीका है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। मैंने आपको बताया ऐसा जनरली न्यूज चैनल्स वगैरह यूज करते हैं। तो न्यूज वगैरह के लोग जो होते हैं वो लोकल सोर्सेज या करस्पॉन्डेंट से न्यूज लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बहुत जल्द आप खुद जाकर के वहां पे रिपोर्टिंग कर सकें या वहां से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। सो अब जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है या आपको जल्दी पहुंच के डेटा कलेक्ट करना है, तो ऐसे केस में आप खुद नहीं कर पाओगे, आपको लोकल सोर्स अरेंज करना पड़ेगा। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और करस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग करस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे न्यूज एजेंसीज का जनरली हेड ऑफिस होता है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर उनका हेड ऑफिस है, लेकिन उनको अगर मुंबई की खबर चाहिए या चेन्नई की खबर चाहिए या उनको अगर कैलकाटा की खबर चाहिए, तो इस केस में वो क्या करते हैं, इन एरियाज में अपने अपने करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं, जिसको वो बोलते हैं हिंदी में संवाददाता, है ना। सो करस्पॉन्डेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं इनके लिए। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे। ये करस्पॉन्डेंट्स अपने तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं और वही वो फर्निश कर देते हैं किसको, इन्वेस्टिगेटर को। आप समझिए हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उस बंदे से जो जानता है डेटा के बारे में, लेकिन यहां पर करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट किया जाता है पहले से कि आप डेटा के बारे में पहले जानो, उसके बाद हमें बताओ। और ये करस्पॉन्डेंट्स डेटा खुद से कलेक्ट करते हैं ऑन देयर ओन एंड देन दे फर्निश इट टू द इन्वेस्टिगेटर। ये मेथड कब सुटेबल है सर? ये तब चाहिए जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे किसी एक सिटी में कुछ हो गया, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लगातार चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन के लिए आप यही मेथड यूज करेंगे, करस्पॉन्डेंट मेथड।
नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत लार्ज है, इतना बड़ा एरिया कि फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डेंट्स का हेल्प लेंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी, मतलब न्यूज के फॉर्म में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर आपको चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका है करस्पॉन्डेंट मेथड। और बोला है हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि आप इन करस्पॉन्डेंट्स को अच्छा पे करते हो तो इनको आप क्या करते हो, बोलते हो कि आप एकदम अच्छा सही सही डेटा चाहिए हमें। न्यूज चैनल्स में ज्यादातर डेटा एक्यूरेट भी होता है, तो इसलिए बोलते हैं अगर वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का चाहिए तो उस केस में आपको ये मेथड यूज, सॉरी, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ठीक है लिमिटेड एक्यूरेसी चाहिए तो ये मेथड आप यूज कर लोगे। तो कभी कभी इसमें इंफॉर्मेशन गलत भी हो जाती है तो भी चलता है। अगर बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारा तीसरा मेथड हुआ जिसके बारे में हमने समझ लिया। अब इसकी जरा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट क्या है, इकोनॉमिक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में तो कम मनी और कम एफर्ट्स इन्वॉल्व है। दूसरा, वाइड कवरेज कर सकते हो। तीसरा, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंट वहां पे परमानेंटली सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। और लास्ट है सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, जैसे मैंने बताया कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो या न्यूज हो, उनके लिए स्पेशल पर्पसेस के लिए ये सबसे सुटेबल मेथड है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशंस, जैसे प्राइस कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स, जैसे अलग अलग मंडियों से आपको भाव पता करना है, जिससे आप क्या कर सको, उसको इंडेक्स पे डाल सको। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, तो ऐसा होता है, उसके लिए करस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो बताते हैं मंडी का सुबह सुबह का भाव क्या है, और वो भाव यूज आता है इन कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। मतलब ऑनलाइन जो एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर मार्केट में, जैसे एमसीएक्स हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो कमोडिटी एक्सचेंजेस में इंडेक्स नंबर डिजाइन करने के लिए आप इस मेथड को यूज करते हो। अब इसके डिमेरिट क्या है सर, क्या है कि आपने डेटा डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट नहीं किया, तो लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी इज देयर, बिकॉज करस्पॉन्डेंट पहले सोर्स से कलेक्ट कर रहा है और वो आपको भेज रहा है। तो बोला है ओरिजिनलिटी इज सैक्रिफाइस्ड ओइंग टू लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स। आप रिस्पोंडेंट से पर्सनली कनेक्टेड नहीं हो, आपका करस्पॉन्डेंट कनेक्टेड है। यहां पे मॉडल कैसा हो गया, यू आर इन्वेस्टिगेटर, आपने अपॉइंट कर रखा है करस्पॉन्डेंट को, और एक करस्पॉन्डेंट क्या कर रहा है, रिस्पोंडेंट से डेटा ले रहा है। रिस्पोंडेंट से जो डेटा आएगा वो पहले करस्पॉन्डेंट के पास आएगा, करस्पॉन्डेंट से आपके पास जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से बात नहीं कर रहे हो, तो ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो गई। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है, ये सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी ही है। कलेक्शन डेटा तो प्राइमरी ही कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्पस के लिए पहली बार कलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक तरह से प्रोसेस में देखें तो वो ओरिजिनलिटी उसकी सेक्रीफाइस हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डेटा एक जैसा नहीं आता, क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग करस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके अपने अपने वर्किंग मेथड्स हैं, तो वो डेटा अलग अलग तरीके से कलेक्ट होकर आता है। देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट्स एंड ईच करस्पॉन्डेंट में हैव देयर ओन वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो ये भी एक इशू है। फिर करस्पॉन्डेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें बायसनेस भी आ सकती है, पर्सनल बायस आ जाती है। करस्पॉन्डेंट अपने हिसाब से डेटा दे रहे हैं, या उनको लगता है आज काम नहीं करना तो कोई भी डेटा दे दो। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द करस्पॉन्डेंट्स, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दिस इज लेस एक्यूरेट, व्हाई, बिकॉज डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से कलेक्ट नहीं कर रहे, तो बायसनेस जब आ गई तो उससे एट द एंड एक्यूरेसी पे भी तो फर्क पड़ेगा, तो डेटा इज लेस एक्यूरेट। साथ साथ में करस्पॉन्डेंट बहुत जल्दी में होते हैं तो वो गलत गलत डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कई बार, या कहीं सुनी बातों पे भी विश्वास कर लेते हैं। सो जैसा हमें कई बार न्यूज चैनल में देखने को मिलता है कि कभी कभी न्यूज गलत हो जाती है, नंबर्स इंफ्लेट करके बता देते हैं। नेक्स्ट है डिले इन कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में भी लेट हो जाते हैं। Generally, there is a delay in the collection of data through this method. डेटा कलेक्शन में देरी हो जाती है कभी कभी, इससे अच्छा तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता, उसमें फटाफट डेटा कलेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चनर आप बनाते हो, एक क्वेश्चनर बना करके इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो आपको पूछने हैं और आप उनको फिल करते हो। जैसे इसमें क्या होता है, नेम होता है कि इसके अलावा एज होती है, इसके अलावा होता है कि आप एड्रेस, आप कहाँ रहते हो या किस सिटी में रहते हो, पेरेंट्स नेम, इट कैन कलेक्ट ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हर इंसान से एक ही तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, लेकिन बस ध्यान ध्यान रखना कि जो आप क्वेश्चन दे रहे हो वो पूरी तरह से फिल्ड हो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर देखिए दो वर्ड्स यूज हुए हैं, वन इज क्वेश्चनर, क्वेश्चनर, अनदर इज शेड्यूल। क्वेश्चनर और शेड्यूल में फर्क क्या होता है? देखो, क्वेश्चनर ऐसा होता है जिसको आप खुद फिल करते हो, मतलब रिस्पोंडेंट उसमें खुद फिल कर रहा होता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चनर। The questionnaire is filled by respondent. और शेड्यूल जो है वो फिल कर रहा होता है हमारा जो एन्यूमरेटर होता है। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि एक एन्यूमरेटर अपॉइंट किया जाता है जो ये काम आप इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे कर रहा होता है। सो अब क्वेश्चन और शेड्यूल में फर्क क्या होता है, मैंने बताया आपको। क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप खुद फिल करेंगे रिस्पोंडेंट होने के नाते, और शेड्यूल ऐसा होगा जो एक एन्यूमरेटर करेगा। आप समझिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं अपॉइंट करूंगा अपने अंडर में एन्यूमरेटर को, एन्यूमरेटर 1, ऐसे ही 2 होगा, एन्यूमरेटर 3। मान लो मैंने 3 बंदों को अपॉइंट करा कि जाओ लोगों से डेटा कलेक्ट करके लेके आओ, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं 5-5, 6-6 लोगों को। अब यहां पर जो ये लोग हैं ये हो गए रिस्पोंडेंट। अब फर्क सिर्फ मेथड का है। अगर मेथड ऐसा है जिसमें जो ड्राफ्ट बनाया है वो सीधे इनको दे दिया जाता है, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनर। लेकिन ये ड्राफ्ट इनको नहीं दिया जाता, एन्यूमरेटर अपने हाथ में रखता है और इनसे क्वेश्चन करके फिल करता रहता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हो गया शेड्यूल। समझ में आ रहा है? एन्यूमरेटर खुद अगर डेटा फिल कर रहा है रिस्पोंडेंट से सुन करके तो वो कहलाता है शेड्यूल। अगर एन्यूमरेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट को दे देता है कि आप फिल करिए, या एन्यूमरेटर है ही नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डायरेक्टली। जैसे मैंने क्लास में एक सर्वे करने के लिए, आप लोगों से पूछने के लिए कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप सब लोगों को पेपर एक एक, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपका नाम वगैरह वगैरह, तो वो कहलाएगा क्वेश्चन है। जैसे क्या होता है, कई बार कुछ लोग स्कूल में आते हैं और सेमिनार करते हैं, किसी कोर्स के बारे में बताते हैं या जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, तो वो आपको कुछ क्वेश्चन टाइप देते हैं जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। आप उसमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नंबर, आपका नाम, आपका पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, सारी चीजें डालते हो। दैट इज नोन एज क्वेश्चन। अच्छा, आप उसमें कुछ चीजें छोड़ भी देते हो, तो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ अ क्वेश्चन। आप देखते हो ना कि यार ये सब चीजें, ये इन्फॉर्मेशन को नहीं देनी, या आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि नहीं इसमें फोन नंबर मत डालना, बाकी आपकी जो मर्जी हो इन्फॉर्मेशन आप डाल दो। तो क्वेश्चनियर की एक लिमिटेशन है कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अनफुलफिल्ड रह जाती है, और हो सकता है कुछ ऐसे रिस्पोंडेंट जो है जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालें या गलत इन्फॉर्मेशन डाल दें। एन्यूमरेटर्स मेथड में क्या होता है कि एन्यूमरेटर आपको शेड्यूल देता है, सॉरी शेड्यूल अपने सामने रखता है, उसमें से क्वेश्चन आपको रीड आउट करता है और जो उसका आंसर वो उसमें पुट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि कोई फील्ड रहेगा, क्योंकि वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो लगभग वो सारे फील्ड्स का डेटा कलेक्ट करता है, तो सारे फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन में इनपुट की तरह डाल देता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बेटर तरीका है शेड्यूल वाला। तो क्वेश्चन और शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको दे दी। अब ये बात एक और है कि क्वेश्चन जो होता है ना, जनरली वो मेल किया जाता है। अगर आप मेरे को नहीं मिल पा रहे मेरे आसपास, तो मैं क्या करूंगा, आपको मेल कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको दी है। Under this method, the investigator prepares a questionnaire
कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, आपको किस चीज के बारे में पता करना है, कौन से फील्ड्स ऑफ डेटा आपको चाहिए होंगे, इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन डिजाइन करेंगे और क्वेश्चन यूज करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दो तरह का होता है मेनली। मैंने आपको बताया कि आजकल तो कोई मेल्ड क्वेश्चन नहीं होता, ये आपसे ऐप के थ्रू या किसी और तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा मेथड है एन्यूमरेटर्स मेथड। यहां मैंने आपको बताया एन्यूमरेटर विल बी यूजिंग अ शेड्यूल। ठीक है सर। तो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड की बात करते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट्स, उनको मेल कर दिया जाता है। अ लेटर इज अटैच्ड जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि हम ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, वगैरह वगैरह, with the questionnaire giving the purpose of inquiry. It is also assured that the information would be kept secret. ये भी बताते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। रिस्पोंडेंट नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चंस, और रिस्पोंडेंट क्या करता है, खुद से भरता है सारे आंसर किसके अगेंस्ट, क्वेश्चन के अगेंस्ट, एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चन टू द इन्वेस्टिगेटर। कैसे, वापस से मेल करके। अगर इन्वेस्टिगेटर सामने, मतलब एनिमरेटर सामने खड़ा है, तो उस केस में तो एनिमरेटर आपसे करेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मेल किया हुआ क्वेश्चनर था तो आपको वापस से उसको मेल करना पड़ेगा। तो इसी के लिए, इसके खर्चे बचाने के लिए लेटर के साथ साथ, मतलब क्वेश्चनर में क्या होता है, क्वेश्चनर होता है प्लस एक कवरिंग लेटर होता है जो बताता है हम ये इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, प्लस साथ में एक एनवलप होता है, एक मेलिंग एनवलप होता है जिसमें प्रीपेड स्टाम्प लगे होते हैं, मतलब ऑलरेडी स्टैम्प, ऑलरेडी एड्रेस डला हुआ एनवलप होता है। आप बस उस एनवलप में भरिए, अपना एड्रेस डालिए, सेंडर्स एड्रेस, और उसको पोस्ट कर दीजिए। इट इज दैट सिंपल। What is the suitability of this method? This method is most suited when the area of study is very wide. जब एरिया ऑफ स्टडी कैसा हो, बहुत बड़ा हो, तब ये सुटेबल होता है। एंड द रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, रिस्पोंडेंट कैसे हो, पढ़े लिखे हो, तो भी ये मेथड सुटेबल होता है। लेकिन रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे नहीं है तो वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अगली बात, अगली मेरिट, हाँ इनकी मेरिट्स क्या है, ये इकोनॉमिक होता है, सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एक एक के यहां जाना और उससे डेटा कलेक्ट करना। यहां से डेटा जो आ रहा है वो ओरिजिनल है क्योंकि रिस्पोंडेंट खुद फिल करके दे रहा है, और वाइड कवरेज, आप पूरे कंट्री में या मैं तो बोलता हूँ पूरे ग्लोब में कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो ना, उसका तो कोई मना नहीं है, तो वाइड कवरेज इज देयर। लेकिन डिमेरिट क्या है, लोग बाग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मैं क्यों किसी एक अनोनिमस लेटर के अगेंस्ट मेरी इंफॉर्मेशन फिल करके भेजूं, मेरे को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है, कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आते क्वेश्चन में। अगर वहां पे एक एनिमरेटर होता तो समझा देता, लेकिन यहाँ पे एनिमरेटर है ही नहीं, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और वो हो सकता है कि उसकी वजह से क्वेश्चन प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं होते। क्या होता है ना, एनिमरेटर कभी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आ रहा तो एनिमरेटर क्या बोलता है, क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता है, ये कुछ कॉन्फिडेंस दिलाता है, तब जाके इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन वो सब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, वो सब फैसिलिटीज यहाँ है ही नहीं। और लिमिटेड यूज, इस मेथड का लिमिटेड यूज किया जा सकता है, वाइड यूजेज नहीं हो सकता इसका, क्योंकि सिर्फ एजुकेटेड रिस्पोंडेंट ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंडिया में तो और भी एप्लीकेशन कम है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बायस होती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें अभी कोई है नहीं हमसे जो सच मांगे, तो हमें खूब सारा टाइम है, आराम से इसमें इंफॉर्मेशन बना बना करके लिख सकते हैं। सो द रिस्पोंडेंट्स आर बायस्ड कि ये इंफॉर्मेशन क्या मेरे अगेंस्ट यूज होगी या क्या होगी, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें भेज सकते हैं। लेस एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी भी कम होती है। एक्यूरेसी कम क्यों होती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो कुछ रिस्पोंडेंट उसमें इंफॉर्मेशन गलत भर सकते हैं, कुछ नहीं भरेंगे। मतलब जब भी बायसनेस आ जाती है, जब भी इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। मतलब बायसनेस के साथ साथ हमेशा एक्यूरेसी वाली बात लिख सकते हो। अगर इंफॉर्मेशन ऐसी है जो बायस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है वो लेस एक्यूरेट होगी। ये इसके डिमेरिट हुए।